हेलो स्टूडेंट्स। बॉटनी के लिए हमने फर्स्ट पेपर के सिलेबस पे चर्चा कर ली थी कि बॉटनी का फर्स्ट पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए उसमें किस प्रकार की यूनिट्स रहेंगी। उसी में हमने फर्स्ट यूनिट से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने देख लिया था कि सेल ऑर्गेनेल एवं न्यूक्लियर मटेरियल नाम से हमारी यूनिट फर्स्ट है और उसके एक एक टॉपिक को हम पढ़ते जाएंगे। आप लोग साथ में घर पे अध्ययन करें और अपनी बुक्स वगैरह ले लें और जितना भी हम ऑनलाइन रूप से समझ सकते हैं उन हमारी तरफ से बेहतर प्रयास करेंगे और हम हमारे सीखने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कोशिकांग और केंद्रीय पदार्थ जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, उसमें हम शुरुआत में ओवरव्यू के लिए केवल 3-4 चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आगे हमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ समझने में मदद करेंगी कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो उसमें हम इन 5 चीज़ों को देखने जा रहे हैं। पहला कि कोशिका क्या है। दूसरा, सेल थ्योरी क्या है। तीसरा, क्या सभी सेल एक जैसी हैं या उनमें उनके कोई टाइप्स हैं, और यदि टाइप्स हैं तो कौन कौन से हैं। जैसे कि लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, 2 टाइप्स हमने बता रखी हैं, और यदि ये टाइप हैं तो इनमें कुछ तो अंतर होगा, तो वो अंतर कौन सा है उस पर हम चर्चा करेंगे। और 5वां जो सेल स्ट्रक्चर है, वो सेल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है उसके ओवरव्यू को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कोशिका पे, और हम बड़ी संक्षिप्त रूप में इन चीज़ों को समझते जाएंगे। तो टू द पॉइंट हम बात करते हैं कि सेल क्या है। सेल कोशिका क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो जो भी जीव हैं उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और ये आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा और बताया, तो सेल की खोज करने का श्रेय उनको दिया जाता है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक दीवार है, इस दीवार को हम मान लेते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये दीवार बनी किससे है? ये दीवार बनी है ईंटों से। ईंटों को जोड़ दिया गया और इस प्रकार ये पूरी की पूरी हमारी दीवार क्रिएट हो गई। तो इस दीवार की जो संरचना है, उस संरचना की एक इकाई की यदि हम बात करें तो वो एक इकाई कौन है? एक इकाई ईंट है। समझ रहे हो? अब हम इसके फंक्शन की बात करें कि फंक्शन क्या है इस दीवार का। दीवार का फंक्शन है कि मजबूती प्रदान करना, ये हवा और गर्मी सर्दी इन सारी चीज़ों से बचा रही है। जैसे घरों में हम देखते हैं, तो वो बचाने की प्रॉपर्टीज़ पूरी दीवार को जो मिली है वो किससे मिली है? वो इन ईंटों से मिलके बनी है। तो यदि एक ईंट के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो हवा को रोक सके, वह पानी को, हवा पानी गर्मी सर्दी इन सारी चीज़ों का बचाव कर सके, तो वही सब मिलके इस दीवार की जो क्वालिटीज़ होंगी वो प्रदान करेंगी। बिल्कुल वैसे ही कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कैसा ही दिखता हो, जैसे हम एक ह्यूमन की एग्जांपल ले लें, तो इस ह्यूमन में ये भी सेल्स से मिलकर बना है, और सेल्स भी कितने अरबों खरबों सेल्स हैं, उनसे मिलकर हम बने हैं। तो एक सेल जो काम कर सकती है वही काम एक ऑर्गेनिज्म कर पाएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा प्रत्येक काम अल्टीमेटली सेल के लेवल पर होता है। तो जो सेल कर पाएंगी वो हम कर पाएंगे, जो सेल नहीं कर पाएगी वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे जितने भी किसी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है वो अल्टीमेटली सेल के लेवल पे किए जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फंक्शनल यूनिट है। दूसरी स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें, जिस प्रकार एक एक ईंट मिलके दीवार और पूरी बिल्डिंग बन सकती है, उसी प्रकार छोटी छोटी सेल्स मिलती चली गई और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ और मिलकर एक पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया। तो इसीलिए कोशिका क्या है? कोशिका वास्तव में जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद जो दूसरा बिंदु आता है वो है सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत दिया गया स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। स्लाइडेन एवं स्वान 2 साइंटिस्ट थे, जिनमें स्लाइडेन है वो बोटनिस्ट थे, मतलब वनस्पति शास्त्री, और जो स्वान है वो जूलॉजिस्ट थे। ये दोनों का कहना क्या था? उनका कहना ये था
कि सभी जीव, ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत किसी पे लागू नहीं होता, उन्होंने बिल्कुल लाइन खींच दी कि सभी जीव कोशिका और उसके उत्पाद के बने हैं। यानी ऐसा कोई जीव नहीं है जो कोशिका का ना बना हो। तो जीव होने के लिए इन्होंने एक शर्त निर्धारित कर दी कि वह कोशिका और उसके उत्पाद का बना होगा। तो यदि कोशिका और उसके उत्पाद का जो नहीं बना है वह जीव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें एक दूसरी बात समझने को मिली कि वायरस है वो सजीव नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? इसीलिए नहीं होते क्योंकि वह सेल थ्योरी का पालन नहीं कर रहे हैं। और सेल थ्योरी क्या कहती है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म किसका बना होगा? एक सेल का बना होगा। और वायरस किसके बने होते हैं? वायरस बने होते हैं प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन है, वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि सेल क्या है? सेल में हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, अंदर केंद्रक मिलेगा, इस प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। साथ में हम देखेंगे इसके संगठन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, इसमें प्रोटीन्स मिलेंगे, फैट मिलेंगी, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा और क्या मिलेगा? इसके अलावा मिनरल्स एटसेट्रा, ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी किसमें? एक सेल में। जबकि वायरस केवल न्यूक्लिक एसिड के भी बने हैं या इन दोनों के, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलके बने हैं, बाकी चीज़ें इसमें है ही नहीं। तो इसीलिए वायरस क्या नहीं है? वायरस सजीव नहीं है। ये बात सेल थ्योरी क्लियरली कहती है कि सजीव होने के लिए पहली शर्त ये है कि वो कोशिका और उसके उत्पाद के बने हों, और जो इस नियम का पालन नहीं करता है उसे जीव नहीं कहेंगे। दूसरा, बाद में एक रुडोल्फ विर्चोव नाम के विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि चलो जीव कोशिका और उसके उत्पाद के बने हैं, लेकिन कोशिकाएं कहाँ से आई? तब उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि नई कोशिकाएं पहले जो कोशिकाएं हैं उनसे ही बनती हैं। कि किसी ऑर्गेनिज्म में मान लो 5000 सेल्स हैं आज के दिन, है ना? वो कैसे आई? बोले पहले कुछ सेल्स थी, उन सेल्स ने डिवीज़न किया और डिवाइड होकर इतनी सेल का एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो पहले से ही कुछ सेल्स हैं, उनसे ही नई सेल बनती गई और ऑर्गेनिज्म बनते गए। दूसरा तरीका, बोले एक सेल दूसरी सेल से मिली और मिलकर उन्होंने जाइगोट बनाया, और जाइगोट बना के इसमें डिवीज़न हो के पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दिया गया। ठीक है? और जब पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दिया गया तो ये भी किससे हुआ? नई सेल किससे बनी? पहले की जो सेल्स हैं उनसे बनी। यानी बिना पहले स्थित किसी सेल के कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज कोशिका सिद्धांत इसकी बात करता है। तो कोशिका सिद्धांत में हमें ये 2 रूल अच्छे से समझने की आवश्यकता है। पहला हमने बात कर ली, दूसरे की हमने बात कर ली। हमारा जो तीसरा बिंदु था कि सेल्स, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स में एक जैसी सेल्स मिलती हैं क्या? भाई जितने हमें ये तो पता लग गया कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हैं, लेकिन क्या सभी ऑर्गेनिज्म में मिलने वाली सेल्स एक जैसी हैं या अलग अलग प्रकार की हैं? तो जब हम ऑर्गेनिज्म को देखने लगे तो हमें पता लगा कि कुछ में सिंपल प्रकार की सेल्स मिलती हैं, कि ये एक सेल है और उसके अंदर ये लो एक डीएनए है, बड़ा सिंपल सा संगठन है। दूसरा, हमें इस प्रकार की सेल्स भी मिली जिसमें सेल है और अंदर बीच में स्पष्ट, ये लो इसमें क्रोमेटिन हो गया। तो ये जो केंद्रक झिल्ली है ये स्पष्ट रूप से निर्धारित कर रही है कि ये केंद्रक है। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म में हाँ आप नहीं बता सकते कि केंद्रक कहाँ है। एक तो डीएनए एकदम खुला और बड़े आकार का होता है और वो इस प्रकार पूरे में फैला रहता है, कहीं से कहीं तक भी इस प्रकार का भी हो सकता है। तो ये क्योंकि इसकी शेप बदलती रहती है और इसकी पोजीशनिंग बदलती रहती है, तो आप एकदम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। तो केंद्रक झिल्ली न होने के कारण, यदि केंद्रक झिल्ली होती इस प्रकार से तो आप एकदम साफ बता देते कि ये केंद्रक है। पर कुछ ऑर्गेनिज्म में हमें केंद्रक झिल्ली देखने को नहीं मिली, उसमें केवल एकदम बीच में बिखरा हुआ सा डीएनए मिलता है और इस प्रकार की कोशिका मिलती है।
तो हमने सभी ऑर्गेनिज्म को देखा तो हमने पाया दो प्रकार की सेल्स हैं। एक तो वो जिनमें बिल्कुल केंद्रक झिल्ली मिलने के कारण एकदम स्पष्ट तरीके से हम बता सकते हैं कि ये रहा केंद्रक, और दूसरी वो जिनमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं मिलती है। इस आधार पर सभी ऑर्गेनिजम्स की सभी सेल्स की तुलना की तो हमें पता लगा कि दो प्रकार की सेल्स हैं। एक वो जिनमें स्पष्ट केंद्रक है, यूकैरियोटिक सेल कहा गया। दूसरी वो जिनमें केंद्रक ही स्पष्ट नहीं है, ऐसी सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया। अब हम इनके अंतर की बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या है। आप बुक्स में देखोगे बहुत ज़्यादा अंतर दिखा रखे हैं, लेकिन बेसिक रूप से इनमें 4 ही अंतर है। बाकी जो भी अंतर है वो इनका ही विस्तृत रूप कह सकते हैं। तो पहला तो केंद्रक स्पष्ट नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। क्यों नहीं होता? केंद्रक झिल्ली नहीं होती। यूकैरियोट्स में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि स्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। दूसरा अंतर यह है कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है और यूकैरियोट्स में ये पाए जाते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा है कि जैसे किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, वो झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसी प्रकार जो लवक है वो क्या है, लवक भी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। और लाइसोसोम की हम बात कर लें वो भी झिल्ली युक्त है। हम गोल्जी बॉडी की बात कर लें वो भी क्या है, वो भी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। इसी प्रकार हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें, हम ग्लाइओक्सीसोम की बात कर लें, हम परऑक्सीसोम की बात कर लें, ये सभी क्या हैं, ये मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। तो हमने एकदम स्पष्ट कह दिया कि इनमें अंतर ये है कि झिल्ली वाला कोई कोशिकांग प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। तो नहीं पाया जाएगा तो चलो झिल्ली वाला कोशिकांग नहीं पाया जा रहा है, और यूकैरियोट्स में ये पाए जाएंगे। तो कौन कौन से नहीं मिलेंगे, हम एकदम लिस्ट दे सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, इनमें प्रोकैरियोट्स में लवक नहीं पाए जाते, यूकैरियोट्स में लवक पाए जाते हैं। इस प्रकार हम पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाएंगे, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ हम दूसरे रूल के तहत एक बात तो अच्छे से कह सकते हैं कि यदि राइबोसोम झिल्ली वाला कोशिकांगक होता तो यहाँ पर दूसरे रूल में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित, अपवाद केवल राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये लिख सकते थे। लेकिन हमने इसके अपवाद में नहीं लिख के तीसरे नंबर पे डाला है कि राइबोसोम 70S प्रकार के। तो इससे एक चीज़ क्लियर निकलती है कि राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें भी राइबोसोम मिलेंगे। किस प्रकार के मिलेंगे, 80S प्रकार के। अब 70S और 80S क्या है, ये श्वेडबर्ग यूनिट होती हैं। किसी भी सेल का फ्रैक्शन करने के बाद, उसको तोड़ने के बाद उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एक विशेष प्रकार के घुमाव पर अपकेंद्रित होते हैं, उसी को श्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। तो राइबोसोम 70S पे अपकेंद्रित होते हैं जो प्रोकैरियोट्स के हैं, और यूकैरियोट्स के हैं वो 80S पे होते हैं। तो इसीलिए उनमें अंतर दिखाया गया है कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम 70S प्रकार के हैं, यूकैरियोट्स के 80S प्रकार के। चौथा अंतर हम बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है और यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो आपको पता होगा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या कार्य करती है, कि ये डीएनए है। डीएनए एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है, और उस श्रृंखला को यदि हम देखें किसी एक सेल के केंद्रक में, तो केवल एक डीएनए भी इतना लंबा होता है कि वो एक जालनुमा संरचना बना सकता है। ये एक मान लो एक सिंगल डीएनए। इसी डीएनए को यदि कोई बांधना चालू कर दे, एक गांठों के रूप में बांध दिया ये मान लो, और लपेट दिया किसी भी प्रकार से, और लपेटते लपेटते उसकी मोटाई निर्धारित हो गई, वो मोटा हो गया और थोड़ा स्पष्ट हो गया, तो वही डीएनए बिल्कुल एक छोटे आकार में भी आ सकता है। ये काम करने में मदद करती है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में तो पाई जाती है, तो इसीलिए यूकैरियोट्स में स्पष्ट गुणसूत्र दिखाई देंगे। गुणसूत्र वास्तव में होते क्या हैं कि जब डीएनए अत्यधिक कुंडलित होकर मोटी और छोटी संरचनाएं बना लेता है तो वह गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं। तो वो तभी बन पाएंगे यदि हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित है। तो वो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को अपने चारों तरफ लपेटती है, जिसको हम आगे न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ेंगे
क्रोमेटिन उसके डिटेल, जब हम क्रोमेटिन की पूरी डिटेल पढ़ेंगे उस समय न्यूक्लियोसोम मॉडल को पढ़ेंगे, तब हम जान पाएंगे कि किस प्रकार डीएनए को लपेटने में हिस्टोन प्रोटीन मदद करती है। यदि वो लपेटेगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार छोटे और मोटे गुणसूत्र बन जाएंगे। तो गुणसूत्र बनने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता है। इसको बड़े सिंपल वे में हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास 10 मीटर लंबा एक धागा है। उस धागे को यदि आप एक जगह ऐसे इकट्ठा करोगे तो इस प्रकार का जाल बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि उस धागे को यदि सही तरीके से यदि आप लपेटते हैं, लपेटते गए तो इस प्रकार की एक मोटी संरचना बन जाएगी, जो पतंग उड़ाने वाले अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये संरचना क्यों बन पाई, क्योंकि हमने इसको धागे के ऊपर धागे को लपेटते चले गए। इसी प्रकार डीएनए को लपेटने के लिए मदद करती है हिस्टोन प्रोटीन, वो उसके चारों तरफ कुंडलित होता चला जाता है और जिससे छोटी और मोटी ये संरचना बनती है, गुणसूत्र कहेंगे। तो क्या गुणसूत्र प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे क्या? प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें कौन सी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगी तो उसका जो डीएनए होगा वो क्या होगा, पूरे में एकदम ऐसे धागे की तरह बिखरा हुआ सा दिखाई देगा। ठीक है, ये तो हमने अब तक जो 3 टॉपिक थे उनकी चर्चा कर ली। सेल, कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, और तीसरा कोशिकाएं कितने प्रकार की है और उनके अंतर के बारे में हमने बात कर ली। अब जो कोशिका का ओवरव्यू है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।